न्यूज 18 राजस्थान के खास कार्यक्रम मेडिकल ई कॉन्क्लेव में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। इस खास कार्यक्रम में आज बात करेंगे तेजी से फैल रहे ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर, और इस चर्चा में हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले उनका परिचय आपके साथ, फिर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। और बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति इस चर्चा में प्रसादी लाल मीणा, चिकित्सा मंत्री राजस्थान सरकार, उनसे जानेंगे क्या कुछ इंतजाम सरकार ने ओमिक्रॉन वेरिएंट पर लगाम लगाने के लिए किए हैं। और कुछ डॉक्टर्स हमारे साथ जिनका परिचय आपसे करवा देता हूं। डॉक्टर बाबूलाल बिश्नोई स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं, डायरेक्टर हैं बीलाल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर सांचौर के। इसके साथ ही हमारे साथ डॉक्टर जितेंद्र सेन हैं, बीएचएमएस डायरेक्टर सेंचुरी होम्योपैथिक क्लिनिक के। इसके साथ ही डॉक्टर संदीप भटनागर भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, सीनियर डायरेक्टर एंड एचओडी इंटरनल मेडिसिन पारस जेके हॉस्पिटल उदयपुर। और हमारे साथ डॉक्टर विनय खंडेलवाल, चीफ न्यूरो फिजियोथेरेपिस्ट कोटा सिटी के। आप सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है हमारी मेडिकल ई कॉन्क्लेव में। सबसे पहले डॉक्टर बाबूलाल बिश्नोई जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा, क्योंकि ओमिक्रॉन को लेकर हमने ये चर्चा शुरू की है और अब ये वेरिएंट लगातार पूरे भारत में तेजी से फैल रहा है और इसके मामले राजस्थान में भी जो है वो बढ़ते जा रहे हैं। चूंकि स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं, इसलिए बाबूलाल जी आप हमें ये बताइए, आपके हॉस्पिटल में ओमिक्रॉन को लेकर किस तरीके के इंतजामात किए गए हैं अगर ये तेजी से फैलता है और इसके मरीज आपके हॉस्पिटल में पहुंचते हैं? जी, इस प्रकार इस जो नया ओमिक्रॉन का वेरिएंट है काफी तेज स्पीड से फैल रहा है, लेकिन हम ये सोच रहे हैं कि बहुत ज्यादा घातक तो नहीं है। इस ओमिक्रॉन की महामारी को देखते हुए हम ये आशा कर रहे हैं कि बहुत ज्यादा केस जो पिछली दूसरी लहर में आएंगे ऐसे तो नहीं आएंगे, क्योंकि हमें खुशी है कि सरकार ने इस बार बहुत अच्छा इंतजाम किए हैं, प्रयास किए हैं पिछली बार की बजाय, क्योंकि पिछली लहर एकदम अचानक आ गई थी। हमारे हॉस्पिटल में, हमारा 100 बेड का हॉस्पिटल है, एनईबीएच हॉस्पिटल, जिसमें हमारे पास 25 बेड के आईसीयू हमने रिजर्व किए हुए हैं और 25 बेड एचडीयू के रिजर्व हैं, 50 बेड हमारे जनरल पेशेंट्स के लिए रिजर्व हैं। ऑक्सीजन प्लांट हमारी पूरी डॉक्टर्स स्टाफ की टीम, अगर किसी प्रकार की क्राइसिस इस प्रकार की अगर आती है तो उसको निपटने के लिए क्षेत्र की जनता के लिए हमारी पूरी टीम हर चीज के साथ रेडी अवेलेबल है। और दूसरा ये कि इस बार चिरंजीव मुख्यमंत्री एक शानदार योजना सरकार ने चलाई है। मान लीजिए कोरोना की क्राइसिस होती है और उस समय आदमी के पास इलाज के पैसे भी नहीं होते हैं, तो चिरंजीव मुख्यमंत्री योजना हम बहुत अच्छे से चला रहे हैं। हमारा एरिया दुर्गम और दूरस्थ क्षेत्र है, राजस्थान का लास्ट क्षेत्र है, जहां पर इस प्रकार की व्यवस्थाएं और स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज होने से ये इस योजना में बहुत अच्छा फायदा लोगों को वैसे मिल रहा है। और कोरोना के समय भी हम लोग निःशुल्क सुविधा देने के लिए हम लोग रेडी हैं। जी बाबूलाल जी, इसके अलावा भी एक महत्वपूर्ण सवाल है, चूंकि आप एमएस गायनी हैं, तो डॉक्टर होने के नाते आप इस वेरिएंट को लेकर महिलाओं को क्या सलाह देना चाहेंगे? सर, महिलाओं को विशेष रूप से मैं जो गर्भवती महिलाएं उनको आवश्यक रूप से निर्देश देना चाहूंगा कि एक बार जब गर्भवती महिलाएं कोरोना से संक्रमित हो जाए जी और एडवांस स्टेज में पहुंच जाए, गंभीर हो जाए, तो उसको बचाना बहुत मुश्किल होता है। ये हमारा पर्सनल अनुभव है, क्योंकि पिछली लहर में भी हमने ये काम किया है, क्योंकि उसमें हम सिटी स्कैन नहीं कर सकते, बहुत सारे ड्रग्स ऐसे हैं जो प्रेगनेंसी में हम नहीं दे सकते, तो बहुत दिक्कत आती है। वेंटिलेटर चलाना गर्भवती महिला पे बहुत मुश्किल होता है, तो इसलिए अधिक से अधिक मैं सलाह दूंगा कि खुद को बचाएं जी, और कुछ भी होने पे जल्दी से डॉक्टर की सलाह लें जी, समय पे अस्पताल पहुंचे, ताकि हम किसी प्रकार की जनहानि को रोक सकें। बिल्कुल। प्रसादी लाल मीणा जी भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप चिकित्सा मंत्री हैं राजस्थान सरकार में। मीणा जी, इस समय लगातार सरकार भी जो है वो बार बार आगाह कर रही है और मेडिकल एक्सपर्ट्स भी कह रहे हैं कि जो ओमिक्रॉन वेरिएंट है वो डेल्टा के मुकाबले ज़्यादा घातक है और ये ज़्यादा तेज़ी से फैलता है। हालांकि सरकार बार बार ये भी कह रही है कि इसके माकूल इंतजाम किए गए हैं, लेकिन बावजूद इसके आप क्या कहेंगे आम लोगों को ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर किस तरीके के इंतजाम आपकी तरफ से किए गए हैं? तीसरी लहर में जो ओमिक्रॉन आ रहा है जी, वो तेज़ी से तो फैल रहा है जी, पर वो ज़्यादा घातक नहीं है जी। जिनके 2 डोज लग चुकी जी, उनको कोई खतरा नहीं है जीवन का, और जिनके डोज नहीं लगी एक भी, उनको निश्चित रूप से खतरा है। ये मेडिकल के एक्सपर्ट डॉक्टर्स ने भी कहा है, और हम पूरी डोज लगाने के लिए सबके दोनों डोज लगे, उसके लिए हम आवश्यक निर्देश जारी कर दिए। और आपको जानकर खुशी होगी जी कि अक्टूबर और नवंबर के मुकाबले
हमने इस दिसंबर में अब तक 1,11,00,000 से भी डोज लग चुकी और 90% से ज़्यादा फर्स्ट डोज हमारी लोगों को लग चुकी और 73% सेकेंड डोज भी लोगों को लग चुकी। और हमने तय किया कि इस जनवरी में 100% डोज लोगों को लगे। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने भी निर्देश दिया है कि 30 जनवरी तक सबको दोनों डोज लगाना जरूरी है। अगर जो नहीं लगाएंगे, अनिवार्य किया है हमने डोज लगाना, नहीं लगाएंगे उनको सरकारी सुविधाओं से वंचित कर देंगे। सोशल डिस्टेंसिंग की, मास्क का भी निश्चित रूप से हमको नियमित रूप से मास्क लगाना चाहिए। और अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारी जो मीटिंग थी पिछले टाइम अभी, उसमें निर्देश दिया है कि रात को 11 बजे से 5 बजे तक के कर्फ्यू की भी अब पालना की जाएगी। थोड़ी सख्ती भी बरतेंगे। और सरकार ने पूरे ऑक्सीजन प्लांट, जब पिछली दूसरी लहर में हमारे सामने ऑक्सीजन का संकट आया था, हमने 400 से भी अधिक ऑक्सीजन प्लांट चालू कर दिए। 40,000 हमारे ऑक्सीजन कंसंट्रेटर है। इसलिए माकूल ICU बेड वगैरह की सब में व्यवस्था की है। कहीं कोई किसी तरह की परेशानी इस तीसरी लहर में कोई ओमिक्रॉन फैला भी या पॉजिटिव लोग जो आए तो निश्चित रूप से अभी कई जिलों में तो एक भी केस नहीं है। कई जिले बिल्कुल अभी खाली है। तो इसलिए जयपुर में थोड़ा ज़्यादा हमको ये देखने को मिला है। यहाँ पर बाहर से जो लोग आ रहे हैं, विदेश से लोग आ रहे हैं, उनके ऊपर हम पूरी सतर्कता बरत रहे हैं। और ऐसी ओमिक्रॉन से निश्चित रूप से हल्ला बढ़ा है, पर दोनों डोज लग गई, मैं कह सकता हूँ उनको जीवन को कोई खतरा नहीं। प्रसादी लाल जी, इसके अलावा मुख्यमंत्री बार बार केंद्र सरकार से अपील भी कर रहे थे, गहलोत साहब, कि बूस्टर डोज की व्यवस्था की जाए, बच्चों के लिए वैक्सीनेशन की व्यवस्था की जाए, जिसे केंद्र सरकार ने मान भी लिया है। और अब जब बच्चों को वैक्सीनेशन का काम शुरू हो जाएगा, बूस्टर डोज भी जो है फ्रंट वॉरियर्स को लगनी शुरू हो जाएगी, इसको लेकर भी राजस्थान सरकार के माकूल इंतजाम है। देश में सबसे पहले राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत ने ही बूस्टर डोज की, बच्चों की डोज की मांग की थी। बार पत्र भी लिखा था प्रधानमंत्री जी को। हमें खुशी है कि हमारी बात को मान, बिल्कुल बच्चों के लिए 15 से 18 वर्ष के नौजवान बच्चों के लिए उसने डोज देने का अपना स्वीकृति दे दी। और 3 जनवरी से रजिस्ट्रेशन 1 जनवरी से शुरू कर देंगे और उनको तीसरी उनके डोज भी लगना शुरू हो जाएगी। 60 साल से ऊपर वालों के लिए भी 10 जनवरी से बूस्टर डोज का भी उन्होंने नाम बदल कर कुछ डोज किया है। इसलिए निश्चित रूप से हमारी बात को उन्होंने माना है। हम इसके लिए उनको प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देते हैं। हमारे साथ डॉक्टर संदीप भटनागर भी जुड़े हुए हैं। डॉक्टर संदीप, सबसे पहले सवाल ये, जैसा कि मैंने डॉक्टर बाबूलाल जी से भी पूछा कि ओमिक्रॉन को लेकर बहुत ज़्यादा डरने की ज़रूरत है, क्योंकि बताया जा रहा है कि ओमिक्रॉन जो है वो डेल्टा के मुकाबले बहुत तेज़ी से फैलता है। इसको लेकर आपकी हॉस्पिटल के क्या इंतजाम है अगर मरीजों की तादाद बढ़ती है? डॉक्टर संदीप भटनागर। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि ओमिक्रॉन जो है बहुत तेजी के साथ फैलता है और बढ़ता है। तो हमें सबसे पहले तो विशेष ध्यान रखना है मास्किंग का, जो अभी तक हम पूरी तरह से प्रॉपर्ली फॉलो नहीं कर पा रहे हैं। इसके अलावा हमको डिस्टेंसेस का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। हॉस्पिटल के जहां तक सवाल आता है, हमारे हॉस्पिटल में हमने दोनों वेज में काफी काम किया है कोविड के लिए। तो इसके लिए सबसे पहले अगर कोई सस्पेक्टेड पेशेंट आता है तो एक डेडिकेटेड ILI चैम्बर हमारा अलग से है, जिसमें पूरा का पूरा 2-3 रूम्स का एक चैम्बर है, जिसमें कंसल्टेशन और प्राइमरी एड्स, फर्स्ट एड्स होती हैं, वो सारी दी जाती हैं जी। इसके अलावा जब पेशेंट को हमको ट्रांसफर करना पड़ता है वार्ड्स में जी, तो उसके लिए लिफ्ट्स अलग से इंतजाम की हुई है। वो लिफ्ट कोई दूसरा लोग यूज नहीं कर सकते हैं। रास्ता भी बिल्कुल अलग बनाया हुआ है, जिससे कि पेशेंट सेफली ऊपर ट्रांसपोर्ट किया जा सके। 5th फ्लोर पे हमारा डेडिकेटेड पूरा फ्लोर है। उस फ्लोर में कम से कम 80 बेड्स के आसपास हमारे वार्ड्स में है, जो रूम्स हैं, और 17 बेड का हमारा ICU है, जिसमें वेंटिलेटर्स और डायलिसिस मशीन्स, इसके अलावा कंटिन्यूअसली इंटेंसिविस्ट्स उसमें रहते हैं, डॉक्टर्स बराबर उसमें लगे हुए रहते हैं। तो इस तरीके से एक पूरा फ्लोर कोविड के लिए रिजर्व रखा गया है जी। ये सब तैयारियों के साथ में हम बिल्कुल तैयार हैं और साथ में गवर्नमेंट का साथ मिलता रहेगा, तो हम उम्मीद है। मैं उसी पे आ रहा हूँ डॉक्टर संदीप, हमारे साथ चिकित्सा मंत्री भी इस समय जुड़े हुए हैं। सरकार से किस तरह के सहयोग की अपेक्षा करते हैं आप? हमें जो सबसे ज्यादा जरूरत महसूस हुई थी वो थी ऑक्सीजन की कमी जी। और वो उसके लिए इतने ज्यादा तादाद में पेशेंट थे कि ऑक्सीजन की किल्लत सारे राजस्थान में हमने देखा। तो वो चीज एक अभी से गवर्नमेंट का बहुत अच्छा एक वो रहा है कि इसमें सारे कुछ हॉस्पिटल्स में अपना खुद का ऑक्सीजन सेंटर या प्लांट बनवा दिया जाए, जिससे कि
ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट ही कम हो जाए। जी। तो गवर्नमेंट से मैं ये उम्मीद करता हूँ कि इस प्लांट्स के अप्रूवल्स जल्दी से जल्दी हो और उसके लिए जो भी मदद मिलता हो वो किया जाए। इसके अलावा जैसे सर ने बताया कि बूस्टर डोजेस की भी अप्रूवल हो जाए, खासतौर से हेल्थ वर्कर्स के लिए और जनरल पब्लिक के लिए, एल्डरलीज के लिए, डायबिटिक्स के लिए। तो उन केसेस के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि बूस्टर डोजेस जो होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल। बिकॉज अब कई स्टडीज आ गई हैं, यूके यूएसए की बहुत सारी स्टडीज आ गई हैं जो ये बड़ा क्लियर सजेशन दे रहे हैं कि बूस्टर डोजेस ओमाइक्रॉन को रोकने में काफी मददगार है। बिल्कुल। और कई देशों के अंदर डॉक्टर भटनागर ये बूस्टर डोज लगने शुरू भी हो चुके हैं। हमारे साथ डॉक्टर विनय खंडेलवाल भी इस चर्चा में जुड़ गए हैं, उनके पास चलते हैं। डॉक्टर विनय, फिजियोथेरेपिस्ट होने के नाते कोविड पेशेंट्स में क्या सकारात्मक रोल रह सकता है फिजियोथेरेपी का? सर एक्चुअली जब अपना कोविड आया था तो सबसे ज्यादा लंग्स पे इफेक्ट कर रहा था जी। लंग्स के ऊपर काम करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरत है फिजियोथेरेपी जी। मेडिसिन अपना रोल निभाती रहती है, बट पेशेंट की कंडीशन ऐसी नहीं होती कि वो कुछ वर्कआउट कर पाए जी। इसके तहत होते हुए लंग्स की कैपेसिटी डाउन होती जाती है, तो हम लोग का रोल उसके अंदर बहुत अच्छा रहता है कि हम लोग लंग्स की कैपेसिटी बढ़ाने पे काम करते हैं जी, ताकि ऑक्सीजन सुधरे। जैसे जैसे ऑक्सीजन का लेवल सुधरेगा पेशेंट ऑटोमेटिकली रिकवर करना शुरू कर देता है जी। तो इसके अंदर चीज होती है कि ऑक्सीजन प्लस फिजियोथेरेपी जी, जो लंग की कैपेसिटी बढ़ाता जाए, प्लस उनकी फिजिकल एक्टिविटी जो बिल्कुल नहीं हो पा रही थी उस टाइम पे। पेशेंट आईसीयू में लिटा हुआ है, वो कुछ नहीं कर पा रहा, तो उसकी ऑल ओवर बॉडी में जो वीकनेस आ रही थी, पोस्ट कोविड पेशेंट हमारे पास बहुत आ रहे थे जी। उनकी वीकनेस इतनी ज्यादा थी कि वो खड़े भी नहीं हो पा रहे थे, चल भी नहीं पा रहे थे, बिकॉज लंग कैपेसिटी जैसे अपन स्टैंड करते हैं वो डाउन हो जाती है और ऑक्सीजन की लेवल कम हो जाती है। तो जैसे ही वो लेवल कम होता है तो पेशेंट ऑब्वियसली बात है अनकॉन्शियस या फिर और दूसरी स्टेजेस में चला जाता है। तो हम लोगों ने उस पर बहुत अच्छा वर्कआउट किया था इस बार जी, तो और रिजल्ट बहुत अच्छे निकले जी। इसके अलावा डॉक्टर विनय, अगर कोविड-19 की बात करें तो इसे देखते हुए आपके अस्पतालों में किस तरह की सुविधाएं हैं? जो स्टाफ रहता है वो बकायदा सैनिटाइज करता है बेड, जैसे ही पेशेंट उठता है वो बेड सैनिटाइज हो जाता है प्रॉपर्ली जी। अंदर भी आता है पेशेंट का टेम्परेचर, SpO2, बहुत सारी चीजें हम लोग कर सकते हैं अपने लेवल तक, वो सब चीजें प्रॉपर्ली चेकअप करके ही अंदर लेते हैं पेशेंट। अगर कहीं भी सस्पेक्ट होता है थोड़ा सा तो हम लोग बाहर के बाहर ही उनको दूसरी जगह शिफ्ट करा देते हैं। बिल्कुल। प्रसादी लाल मीणा जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। प्रसादी जी, जिस तरीके से हम डॉक्टरों से बात कर रहे हैं और उनके जो जवाब हैं, हॉस्पिटल्स में पूरी तरीके से तैयारियां हैं और सरकार के सहयोग को लेकर भी वो जो है वो संतुष्ट नजर आ रहे हैं। किस तरीके का कोलैबोरेशन आपका रहेगा, क्या सहयोग रहेगा इन हॉस्पिटल्स के साथ में? कोविड की बीमारी को भी मुख्यमंत्री चिरंजीवी जी जीवन बीमा में शामिल कर लिया, चिरंजीवी में। इसलिए कोई भी पेशेंट प्राइवेट में भर्ती हो, सरकारी में हो, उसको 5 लाख तक का बीमा कोविड का भी कर दिया, इसको शामिल कर लिया। इसलिए चिंता हमको नहीं है। प्राइवेट हॉस्पिटल में जाएगा, इलाज होगा, 5 लाख तक का बीमा उसको मिलेगा। इसलिए कहीं कोई हमने सारी व्यवस्थाएं की है और निश्चित रूप से हमारे प्राइवेट हॉस्पिटल भी पिछले टाइम भी अच्छा काम किया था, अब भी अच्छा करेंगे। और ये बहुत अच्छा काम हमने मुख्यमंत्री महोदय ने किया है कि बड़ी जो बीमारियां थी, कोविड भी है, कैंसर भी है, गुर्दे की सारी बीमारियों का इलाज अब प्राइवेट हॉस्पिटल में भी उनका पैकेज ही बढ़ाया हमने और उनको कहा है कि भाई इनका इलाज भी कहीं भी कराए। राजस्थान के हर निवासी का 5 लाख तक का बीमा हमने किया है और सरकार की पूरी निगाह है। सारे प्राइवेट अस्पताल भी पिछली बार भी अच्छा काम किया था और कोई तीसरी लहर आई भी तो हमारे प्राइवेट सेक्टर के अस्पताल भी अच्छा काम करें जी। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर जितेंद्र सेन भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर जितेंद्र, सवाल ये है, हम लगातार एलोपैथिक पे बात कर रहे हैं दवाइयों को लेकर, लेकिन होम्योपैथी एक बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर है। होम्योपैथी ओमिक्रॉन वायरस से लड़ने में कितनी कारगर है? क्योंकि बताया ये जा रहा है, मेडिकल एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि जो पुराने वेरिएंट थे, डेल्टा तक जितने भी वेरिएंट आए हैं, उनसे कहीं ज्यादा फैलने की क्षमता ओमिक्रॉन में है। इसको लेकर क्या शील्ड है होम्योपैथी के पास? कोविड-19 वेरिएंट हो, डेल्टा वेरिएंट हो या ओमिक्रॉन वेरिएंट हो, होम्योपैथी का सिद्धांत हमेशा यही रहा है कि लाइक के और लाइक के पैथी पर वो चलता है जी। और इसका सबसे बड़ा मूल रहता है कि होम्योपैथी की हर दवाई, कोई भी दवाई अगर दी जाती है तो वो पेशेंट का अपना सेल्फ हीलिंग मैकेनिज्म को एक्टिवेट करने का पहला काम करती है जी। तो आप एक तरह से जब आप वैक्सीन लेते हैं, कुछ भी करते हैं, तो उसका मेजर इंटेंशन ये रहता है कि आप किसी भी वायरस के प्रति अपनी एंटीबॉडीज डेवलप करें जी।
होम्योपैथी की दवाई भी एक तरह से वही काम करती है कि जब आपको किसी भी इन्फेक्शन से आप ग्रसित होते हैं, तो जब वो दवाई दी जाती है तो वो आप ही की बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज को एनहेंस करने का काम करता है। तो ऐसा नहीं है कि हम उसके लिए तैयार नहीं है, आप किसी भी वक्त उसको दे सकते हो और इट विल बी इफेक्टिव। जी डॉक्टर सैन, आमतौर पर यह माना जाता है कि जो होम्योपैथी की दवाइयां होती हैं उनका रिजल्ट बड़ा स्लो मिलता है। जब भी आप किसी के पास जाएंगे कहीं वो आपसे यही कहते हुए मिलेंगे कि होम्योपैथी कारगर तो है लेकिन रिजल्ट बड़ी देरी से आता है। अब ऐसे में किसी को इमीडिएट इफेक्ट की जरूरत हो तब कितनी कारगर साबित होगी होम्योपैथी? सर मुझे प्रैक्टिस करते हुए 11 इयर्स हो गए हैं एंड आई थिंक मैंने आज तक कभी भी इससे फास्ट रिजल्ट्स नहीं देखे हैं। लास्ट कोविड-19 के वेरिएंट्स में भी आई थिंक बहुत जल्दी 3-3 दिन के अंदर पेशेंट्स रिकवर हुए हैं। जो आप स्लोनेस की बात कर रही है, एक टाइम की बात होती थी जब इसके ऊपर इतनी रिसर्चेस नहीं हुई थी, बट आज की तारीख में बहुत आगे प्रोसीड कर चुका है और हम लोग काफी फास्ट रिजल्ट एक्सपेक्ट करते हैं पेशेंट्स के अंदर, जितना चाहते हैं वैसे। डॉक्टर सैन, सरकार से सहयोग की अपेक्षा आपको? मैं सरकार से कहूंगा कि खाली एलोपैथी नहीं, हम सारे डॉक्टर्स के साथ कहूंगा कि हम सब एलोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेदिक, यूनानी मिलकर अगर हम इस वायरस के साथ मिलकर फाइट करें तो हम बहुत जल्दी रिजल्ट्स भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं और जनहानि को भी रोक सकते हैं। तो खाली एक ही चीज को नहीं तवज्जो दी जाए और सभी एक साथ मिलकर काम करें तो बहुत अच्छा होगा। ये महत्वपूर्ण सुझाव है प्रसादी लाल जी कि अगर सभी फैक्टर मिलकर काम करें, क्योंकि इसमें आयुर्वेद भी है, होम्योपैथ भी है, एलोपैथी भी है। अगर सभी जगह पर इस तरीके की ट्रीटमेंट की शुरुआत हो तो शायद जो है वो लड़ाई लड़ने में आसानी होगी। सरकार ने पहले भी, पिछली बार भी आयुर्वेद ने, होम्योपैथी ने अच्छा काम किया था जी। लोगों को काढ़ा पिलाया था गांव-गांव में, उससे काफ़ी रिलीफ लोगों को मिली थी। अब भी अगर कोई ऐसी आशंका हुई लहर की, सब मिलकर सरकार के जो भी है होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक, जो भी यूनानी है, सारे मिलकर अच्छा काम करे। ये सरकार पहले भी अपेक्षा करती थी, अब भी करेगी। और निश्चित रूप से सब, आयुर्वेद का भी इलाज हमारे यहाँ बहुत अच्छा होता है, होम्योपैथिक का भी जो जैसा जिसको पसंद आए वैसा इलाज वो कराएं, जहाँ पर वो भर्ती होना चाहे वहाँ पर हो। ये सरकार ने सबको छूट दी है और इसमें सब चीज़ों को हमने मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में जोड़ा है। इसलिए हम चाहते हैं कि राजस्थान का कोई भी किसी तरह की बीमारी हो, सब बीमारियों का इलाज सरकारी प्राइवेट सब में उसको बीमा 5 लाख तक का मिलेगा। ये सरकार ने पहले ही इन संभावनाओं को देखते हुए पहले ही मुख्यमंत्री महोदय ने बड़ा निर्णय लेकर इनको सबको शामिल किया। जी डॉक्टर बाबूलाल, ओमिक्रॉन को लेकर चूंकि चारों तरफ इसी की चर्चा है, तीसरी लहर की दस्तक को लेकर बार बार बात की जा रही है, मेडिकल एक्सपर्ट्स बार बार आगाह कर रहे हैं, तो बतौर डॉक्टर कोई सलाह आम लोगों के लिए जो आप देना चाहेंगे, चाहे वो इम्यून पावर बढ़ाने को लेकर हो, प्रिकॉशंस को लेकर हो या सावधान रहने को लेकर हो? देखो, ऐसा है कि ओमिक्रॉन वायरस की, ये कोरोना वायरस की जो लहर है, वो मैं आपके माध्यम से आम आदमी को ये बताना चाहता हूँ कि जैसे सरकार ने इस बार बहुत अच्छे प्रयास किए हैं। पिछली बार ऑक्सीजन नहीं थी, इस बार जगह जगह खूब सारे ऑक्सीजन प्लांट्स गवर्नमेंट ने इनोग्रेट किए हैं, करोड़ों रुपए के इम्प्लांट्स चालू किए हैं ऑक्सीजन के, बहुत अच्छी कंडीशन में हम इस बार लेकिन मैं क्या कहना चाहता हूँ कि आम आदमी ये सोचता है कि सब कुछ सरकार की ही जिम्मेदारी है, सरकार ऑक्सीजन लगा दे, सरकार ही कर दे और हमको सरकार ही बचा दे, लेकिन लापरवाही आम आदमी करता है, इसमें कोई शक नहीं है। सरकार सिर्फ निर्देश दे सकती है, सिर्फ प्रयास कर सकती है और जितना संभव प्रयास हो सके वो कर सकती है, लेकिन हम अगर आम आदमी सावधानी नहीं रखेगा तो सरकार के प्रयास होने साबित होंगे। डॉक्टर संदीप भटनागर, आप एक डायबिटोलॉजिस्ट होने के नाते क्या सलाह देना चाहेंगे? देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट और अच्छा सवाल आपने पूछा है। डायबिटोलॉजिस्ट होने के साथ साथ मेरी कुछ नैतिक जिम्मेदारियां भी होती हैं। जो हमने पीछे दोनों वेव्स में देखा, दोनों लहरों में देखा कि डायबिटिक जो होते हैं उनमें रिस्क बहुत ज्यादा होता है, पहला चीज। और दूसरा चीज, एक बार बीमारी हो जाने के बाद में उसकी सिवियरिटी बहुत ज्यादा रहती है, मतलब घातक बहुत ज्यादा हो सकता है। तो सबसे पहला काम जो जरूरी है, सारे डायबिटीज वाले पेशेंट्स को, अगेन वही चीज आ जाती है, मास्किंग बहुत जरूरी है, डिस्टेंसेस बहुत जरूरी है, पार्टिंग, शादियां, ब्याह, ये सब चीजों को थोड़ा सा डायबिटिक्स को अवॉइड कर लेना चाहिए। अगर जाना बहुत जरूरी है तो मास्क के साथ में, डिस्टेंस के साथ में मेंटेन करें। मेरे सुझाव सिर्फ यही है कि आपको शुगर अच्छे से कंट्रोल रखना है, जो प्रोटोकॉल्स गवर्नमेंट ने फिक्स किए हुए हैं वो सारे के सारे हमको अच्छे से फॉलो करना है, और शुगर टाइट रखेंगे और डिस्टेंसेस रखेंगे तो हो सकता है हम ये बीमारी को अच्छे से कंट्रोल कर सकें और घातक बना इस बीमारी का जरूर कम हो। जी डॉक्टर विनय, चूंकि आप चीफ न्यूरो भी हैं, फिजियोथेरेपिस्ट भी हैं,
कोई फिजियोथेरेपी की सलाह जो इस दौरान आप आम लोगों को देना चाहें, जिससे इम्यून पावर जो है वो बढ़े और आम लोग जो है वो बचे रहें? डॉक्टर विनय सर, एक्चुअली क्या होता है कि लोगों को अपने जीवन में अभी कोविड ने बहुत कुछ सिखा दिया जी कि सुबह उठ के आपको एक्सरसाइज अपने बॉडी को तंदुरुस्त रखने के लिए बहुत जरूरी है। तो फाइनली मैं सबको एक सलाह दूंगा कि सुबह आधा घंटा अपने शरीर के लिए जरूर निकालना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि सबको आधा घंटा एक योगा जो अपना प्राणायाम रहता है, बहुत सिंपल चीज है। अगर अपने 24 घंटे में से आधा घंटा अपन निकाल लेंगे तो शायद आपको बहुत सारी चीजों में तकलीफ नहीं आएगी। लाइक डायबिटीज भी हो गया, बहुत सारी चीजें हैं वो कंट्रोल में रहेगी। बिल्कुल। प्रसादी लाल जी, चूंकि सरकार बार बार जो है वो चेता रही है, आगाह कर रही है, लेकिन जो दूसरी लहर के दौरान सरकार ने जो सख्ती बरती थी, क्या समय आ गया है कि वैसी सख्ती बरती जाए तब जाकर ओमिक्रॉन के वेरिएंट के ऊपर रोक लग सकेगी? क्योंकि शादी समारोह में उतनी ही भीड़ है, बाजारों में अब उतनी भीड़ दिखाई देने लगी है। सरकार को इस पर कोई सख्त कदम उठाने की योजना? सरकार निश्चित रूप से सख्त कदम उठाने के लिए निर्देश माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने दिए हैं। सभी कलेक्टर्स, एसपी, आईजी, डिविजनल कमिश्नर को बुलाकर उन्होंने निर्देश जारी किया है कि ओमिक्रॉन फैले तो निश्चित रूप से सख्त कदम उठाने के लिए तैयार रहना चाहिए। और 11 बजे से रात सुबह 5 बजे तक का नाइट कर्फ्यू को भी बहुत जल्दी हम एक्टिव कर रहे हैं और जिस तरह की भारत सरकार की गाइडलाइन आएगी उसके अनुसार हम आगे कदम उठाएंगे। सख्ती की आवश्यकता हुई तो सख्ती भी करेंगे। अभी कई जिले तो ऐसे हैं जहाँ 0 केस ही नहीं है, एक भी केस नहीं है, तो इसलिए अभी उस चीज़ को हमने स्कूल, कॉलेज वगैरह जो खोले हैं, आने जाने की सुविधाएं दी है। 11 बजे बाद हम नाइट कर्फ्यू लगा देंगे जिससे लोगों को ज़्यादा भीड़ इकट्ठी ना हो, देर रात तक आना जाना बंद रहे। ज़्यादा एक्टिव केस आएंगे तो निश्चित रूप से सरकार सख्त से सख्त कदम उठाने के लिए भी कलेक्टर्स को माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने निर्देश दे दिया है और जब भी आवश्यकता पड़ेगी जब भी सख्ती करने के लिए सरकार तैयार है। जी, तो हमारे इस खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और आम लोगों को ओमिक्रॉन वेरिएंट पर सचेत करने के लिए। नमस्कार।